Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 3 of NORCET PYQ practice and hope so you are doing very well for your NORCET preparation. अच्छे से चल रहा होगा because this is something I think 25 to 30 days approx बचे हैं and this is the month for intensive revision and practice MCQ as much as possible. जितना हो सके उतना MCQ प्रैक्टिस कर लो, जहाँ से मिले जैसे भी मिले, ठीक है। और फाइंड करो जहाँ से भी आपकी नेगेटिव हो रही है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, ठीक है ना। दिस इज द मंथ फॉर दिस। जो न्यू थिंग पढ़ने का जो है ना वो लाइक अब ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड जहाँ पे आपका लाइक नेगेटिव मार्क्स आ रहा है, जो रीज़न है उसको फाइंड करना है एंड उसको फिक्स करने का टाइम है, ठीक है ना। सो स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इज गेटिंग IV फ्लूइड, a patient is getting IV fluid through peripheral cannula. Okay, peripheral cannula patient को लगा हुआ है and he is getting or she is getting IV fluids. Shows redness, very important. redness हो गया वहाँ पे, cool हो गया एरिया, और क्या हो गया है, एडिमा हो गया है और क्या हो गया, डिक्रीज्ड फ्लो रेट, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट साइन, रेडनेस, कूल, एडिमा, डिक्रीज्ड फ्लो रेट। द पॉसिबल डायग्नोसिस इज तो उन्होंने बोला कि पॉसिबल डायग्नोसिस क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है, फ्लेवाइटिस है, एलर्जिक रिएक्शन है या हाइपर सेंसिटिविटी है। तो देखो, अगर अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा, अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा तो क्या क्या देखने को मिलता है। इन्फिल्ट्रेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल क्लिनिकल साइन दैट इज, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको पेल होगा, पेलनेस होगा, ठीक है ना। कूल होगा, जो जो एरिया है जहाँ पे आईवी सेट जो आईवी लगा होगा वहाँ पे कूल होगा, ठीक है, पेल होगा, और क्या होगा, डिक्रीज्ड फ्लो रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज्ड फ्लो रेट होगा, है ना। फ्लो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द साइन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। बट अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है वहां पे क्या होगा, रेडनेस होगा, नॉट पेल, इट इज रेडनेस होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, रेडनेस होगा, वो एरिया क्या हो जाएगा वहां पे, रेडनेस के साथ साथ वहां पे लीकेज भी हो सकता है ना, कुछ पस ऐसा कुछ लीकेज हो सकता है, ठीक है ना। सो लीकेज हो सकता है, ठीक है ना, लीकेज हो सकता है ना, स्वेलिंग हो सकता है वहां पे स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज द इन्फेक्शन का साइन। उसके अलावा एक और होता है हमारे पास, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, जो वेन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, स्वेल्ड हो जाएगी, है ना, फ्लेबाइटिस में। उसका क्या क्या साइन होता है, उसका भी साइन यही होता है, रेडनेस होता है, वहां पे एरिया में रेडनेस होगा, वार्म होगा, टच करोगे ना तो कूल नहीं होगा, वहां पे वार्म होगा। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होगा, कूल होगा, बट इन फ्लेवाइटिस में क्या होगा, वार्म होगा, डिक्रीज्ड फ्लो रेट, फ्लो रेट यहाँ पे भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज फ्लो रेट, ठीक है ना, फ्लो रेट भी कम हो जाएगा। एंड कोड लाइक वेन फील फील होगा, जब आप फील करोगे ना तो जो वेन है ना वो कोड लाइक फील होगा, है ना, कोड लाइक, ठीक है। सो अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा, अगर किसी पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू स्टॉप द जो भी इन्फ्यूजन चल रहा होगा आपको स्टॉप करना है एंड जो आईवी लाइन है उसको रिमूव करना है एंड देन एक्सट्रीमिटीज को लाइक ऐसे अप करना है, ठीक है ना। इन्फेक्शन होगा, ऑफ कोर्स आपको रिमूव तो करना ही है, कल्चर वगैरह के लिए भी भेजते हैं एंड लाइक डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। फ्लेवाइटिस होगा तो भी आपको इन्फ्यूजन स्टॉप करना होता है, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या बोला है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, कि फ्लेवाइटिस हुआ है, कि एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, कि हाइपर सेंसिटिविटी हुआ है। क्या क्या हुआ उन्हें, कूल हुआ, एरिया बेसिकली कूल है, एडीमा है, डिक्रीज्ड फ्लो रेट है, तो क्या है ये, दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन। फ्लेवाइटिस क्यों नहीं है, फ्लेवाइटिस में क्या होता है, वो एरिया वहां पे वार्म होना चाहिए था, वार्म होना चाहिए था, ठीक है ना। सो फ्लेवाइटिस नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी नहीं हो सकता है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा, बेसिकली रैश होगा, है ना, ईचिंग होगा, है ना, और लाइक कुछ ऐसे सिस्टमिक साइन दिखने को मिलेगा, लाइक डिस्पनिया हो गया, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, है ना। सो एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी नहीं हो सकता है ना। या तो इन्फिल्ट्रेशन हो सकता था या फिर फ्लेवाइटिस हो सकता था। फ्लेवाइटिस एक्सक्लूड हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला है वो एरिया कूल है, तो कूल फ्लेवाइटिस में कूल नहीं होता है, फ्लेवाइटिस में वार्म होगा, तो ठीक है। सो आंसर इज ए, इन्फिल्ट्रेशन। आई बस समझ में आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा एक और साइन होता है, हिमाटोमा। हिमाटोमा के बारे में भी बता देती हूँ। हिमाटोमा में क्या होता है ना कि
जो भी आप जैसे कि आप वेन पंक्चर करते हो तो वो वेन के जगह वो एक टिश्यू में पंक्चर हो जाता है, तो जो भी आप फ्लूइड वगैरह जो दोगे वो टिश्यू में जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, एकाइमोसिस हो जाती है ना। सो लाइक वहाँ पे से आपको हार्ड पेनफुल एकाइमोसिस देखने को मिलेगा, हार्ड हार्ड पेनफुल इकाइमोसिस, इकाइमोसिस वहां पे हो जाता है, ठीक है ना, इकाइमोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको स्वेलिंग भी होगी वहां पे, ऑफ कोर्स स्वेलिंग होगी, क्योंकि जो भी आप दे रहे हो वो अगल बगल टिश्यूज में जा रहा है, तो स्वेलिंग हार्ड पेनफुल इकाइमोसिस देखने को मिलता है, ठीक है ना। दिस इज द हेमाटोमा का साइन होता है। सो आंसर्स में आपको आ गए, दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज द एंडेमिक डिजीज दैट अकर्स every 4 years of interval is it is called secular trend और टाइम ट्रेंड और पीरियोडिक ट्रेंड और साइक्लिक ट्रेंड। तो देखो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले है कि हमारा सिक्योलर ट्रेंड। सिक्योलर ट्रेंड क्या होता है ना, सिक्योलर ट्रेंड क्या होता है ना कि सिक्योलर ट्रेंड इज लाइक लॉन्ग टर्म चेंजेस, लाइक ओवर अ मेनी मेनी ईयर्स, डिकेड्स में जो चेंजेस होता है ना इन डिजीज पैटर्न, कोई भी डिजीज के पैटर्न में ओवर अ मेनी मेनी ईयर्स, ओवर अ डिकेड्स में जो चेंज होता है, दैट इज नोन एज सिक्योलर ट्रेंड। जैसे कि लेट सपोज टीबी है, टीबी की जो केसेस है डिक्रीज हुए हैं, बट इट इज नॉट ओनली कि अगले साल एक साल में डिक्रीज हो गया या 2 साल में डिक्रीज हो गया, इट इज लाइक ओवर 50 60 70 ईयर्स में जाके टीबी की केसेस डिक्रीज हुआ है, बाई मैनी मैनी जो हमने इतने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए हैं उसकी वजह से। सो दिस इज द सेक्युलर ट्रेंड, मतलब कि लॉन्ग टर्म चेंजेस, लॉन्ग टर्म changes long term changes over many years, over many years, है ना, यूजुअली कितने डिकेड्स वगैरह में, डिकेड्स, ठीक है ना। सो मतलब कि ये बहुत परसिस्टेंट होगा, मीन्स क्या है, इट शोज वेरी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट होगा ये, है ना, परसिस्टेंट होगा। एंड क्या होगा कि परसिस जो जो भी केसेस है इंक्रीज और जो डिक्रीज होगा, जैसे कि टीबी के केसेस लेट सपोज इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, वो लाइक एक दिन में, एक साल में, एक महीने या 1 2 महीने में नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 5 साल 10 सालों में होगा, है ना। सो इट शोज परसिस्टेंट एंड इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना। सो दैट इज सेक्युलर ट्रेंड। दूसरा हमारा है साइक्लिक ट्रेंड। सो साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है ना, साइक्लिक ट्रेंड मतलब कि डिजीज अकरेंस विथ नो फिक्स, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, लाइक कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, जस्ट सीजनल वेरिएशन आप मान सकते हो कि लाइक ऐसा नहीं कि 2 साल में हो गया या एक साल में हो गया, कोई भी सीजन में कोई भी एक डिजीज का आउटब्रेक हो गया, या फिर कोई भी सीजन में कोई भी एक डिजीज का आउटब्रेक कम हुआ या नहीं हुआ, सो दैट इज द साइक्लिक ट्रेंड, है ना। लाइक कि डिजीज अकरेंस disease occurrence disease occurrence with no fixed interval, but seasonal variation होगा, seasonal variation। एग्जाम्पल हमारा इन्फ्लुएंजा का ले लो आप, है ना, इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक। समटाइम्स क्या होता है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ लाइक इस ईयर में, इस विंटर में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक हुआ, है ना, फिर अगले साल भी इतना ही होगा, नो, समटाइम्स इट इज वेरी मच, समटाइम्स इट इज वेरी लेस, है ना। सो दैट इज द साइक्लिक ट्रेंड। बेसिकली ये सीजनल होता है, कोई भी लाइक फिक्स इंटरवल नहीं होगा इसका, दैट इज द साइक्लिक। एक होता है हमारा पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होता है ना, पीरियोडिक ट्रेंड में क्या होता है ना कि ओवर लाइक पीरियोडिक ट्रेंड में क्या होगा ना कि डिजीज अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक every 1 year, every 2 year, every 3 year और every 4 year, दैट इज नोन एज पीरियोडिक ट्रेंड, है ना। डिजीज अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट रेगुलर रेगुलर इंटरवल of time, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज पीरियोडिक ट्रेंड। लाइक जैसे कि मिजल्स का एपिडेमिक होना इन सम एरियाज, एवरी 3 years में, every 3 to 4 years में मिजल्स का एपिडेमिक होना इन सम एरियाज, सो दैट इज द पीरियोडिक ट्रेंड। सो इन्होंने क्या बोला था कि द एंडेमिक डिजीज दैट अकर्स every 4 years ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड, तो सेक्युलर तो नहीं होगा,
टाइम ट्रेंड तो होता ही नहीं है, पीरियोडिक ट्रेंड और साइक्लिक ट्रेंड, सो इट इज पीरियोडिक ट्रेंड, है ना, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल पे हुआ ना, एवरी 4 years पे हो रहा है, सो एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, सो आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स विटनेस अ नेबर्स हस्बैंड sustain a fall from the roof of his house, very important, roof से वो गिर गया, the nurse rushes to victim and determines the need to open the airway, ठीक है, the nurse opens the airway in this victim with the use of which method, कौन सा मेथड यूज करेगी, फ्लेक्स पोजीशन, फ्लेक्स पोजीशन से तो एयरवे लाइक ये तो दिस इज नॉट द मेथड टू ओपन द एयरवे, ओके, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर, यस इट इज ऑल्सो, जॉ थ्रस्ट ये भी होता है, मॉडिफाइड हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर ये भी होता है, सो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर करेंगे, जॉ थ्रस्ट करेंगे, कौन सा करेंगे, सो यहाँ पे एक आपको क्लू दिया है, क्या दिया है कि वो जो विक्टिम है ना वो गिरा है, कहाँ से, छत से नीचे गिरा है, अब वो नीचे गिरा है छत से, देयर माइट बी चांसेस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, है ना, अब अगर स्पाइनल कोड इंजरी होगी तो आप क्या करोगे, मैंने आपको जब बताया था एयरवे मैनेजमेंट, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, सो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अगर किसी पेशेंट नहीं, अगर किसी में अगर सस्पेक्टेड है कि स्पाइनल कोड इंजरी हुई है, सर्वाइकल इंजरी हुई है, तो हम उसमें कभी भी हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर करोगे तो ये इसका मूवमेंट होगा ना, तो लाइक और जो इंजरी है और सिवियर हो जाएगी, तो हम उसमें कौन सा मैनूवर यूज करेंगे, जॉ थ्रस्ट मैनूवर यूज करेंगे, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, आई बस समझ में, आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the which of the following is not included in the national vector borne disease control program, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने CHN में ये कवर किया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था, इट इज लॉन्च अराउंड 2003 टू 2004 में ये लॉन्च हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें कौन कौन सी डिजीज को इन्होंने इंक्लूड किया था, क्यों, क्योंकि पहले क्या था ना, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज था ना, लाइक मलेरिया का अलग अलग प्रोग्राम था, डेंगू का अलग प्रोग्राम था, फिर बाद में ये रियलाइज हुआ कि जितने भी ये हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज है, सबका जो कंट्रोल की जो स्ट्रेटेजी है ना, दैट इज सेम, तो हम क्यों ना सबको एक ही हब में इंक्लूड कर ले, है ना, और लाइक अगर सबको एक ही साथ कर लेंगे तो जो प्रिवेंट करने की जो स्ट्रेटेजी हो जाएगी ना, वो इजी भी हो जाएगी और लाइक ऐसे एप्लीकेबल भी हो जाएगा, तो जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज था ना उसको एक साथ कर लिया, तो कौन कौन से वेक्टर बॉर्न को एक साथ किया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में कौन से वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है वो इंक्लूडेड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आते हैं एग्जाम में, सो देखो आपको कैसे याद करना है, जो वेक्टर बॉर्न जो डिजीज है वो किस किस की वजह से होता है, जो वेक्टर है वो कौन कौन सा होता है, आइदर एनोफिलीज होगा, एनोफिलीज वेक्टर होगा, एनोफिलिस वेक्टर होगा, या फिर क्यूलेक्स होगा, ठीक है ना, या फिर एडीज होगा, है ना, या फिर सेंटफ्लाई होगा, यही 4 वेक्टर होते हैं, ठीक है ना, 4 वेक्टर होते हैं, सो एनोफिलिस की वजह से क्या होता है, एनोफिलिस की वजह से मलेरिया होता है, सबको पता है, ठीक है, और क्यूलेक्स की वजह से क्या होता है, क्यूलेक्स की वजह से हमारा 2 हमने पढ़ा था, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस और एक हमारा फाइलेरियसिस, है ना, फाइलेरियसिस, और एडिस की वजह से क्या था, एडिस की वजह से हमारा एक डेंगू था और एक हमारा चिकनगुनिया था, है ना, यही था ना, चिकनगुनिया था, और हमारा सैंड फ्लाई की वजह से क्या था, काला आजार, लिस्मेनियसिस जिसको बोलते थे, है ना, सो काला आजार, सो यही सारे डिजीज हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज में इंक्लूडेड है, मलेरिया, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, फाइलेरियसिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, मलेरिया भी इंक्लूडेड है, डेंगू भी इंक्लूडेड है, फाइलेरियसिस भी इंक्लूडेड है, प्लेग इज नॉट इंक्लूडेड, सो आंसर क्या होगा, प्लेग, प्लेग जो है हमारे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पेशेंट IV साइट shows redness, heat, वेरी इंपॉर्टेंट, हीट है यहाँ पे, टेंडरनेस है, डिक्रीज फ्लो रेट आर द क्लासिकल साइन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, फ्लेबाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी, तो आप बताओ ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडनेस है और हीट है, मतलब वो एरिया कूल नहीं है, क्या है, वार्म है, हीट है, तो क्या होगा, फ्लेबाइटिस होगा, अगर कूल होता तो इन्फिल्ट्रेशन होता, और एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी में तो एक रैशेस होगा, इचिंग होगा, इट इज लाइक डिफरेंट, है ना, दिस इज, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच मेजर इज यूज्ड फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग एट आंगनवाड़ी सेंटर, वेरी अच्छा सा क्वेश्चन है, कि उन्होंने बोला है कि
कि आंगनवाड़ी सेंटर में हम कौन सा ग्रोथ मॉनिटरिंग यूज करते हैं। आइदर इट्स लाइक वेट फॉर हाइट, स्किन फोल्ड थिकनेस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस और ये। सो देखो हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। डेट इज, सबसे पहले मैंने आपको मेल न्यूट्रिशन पढ़ाया था। मेल न्यूट्रिशन मैंने आपको क्या बताया था कि एक्यूट ऑन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। एक्यूट ऑन क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन, उसका इंडिकेटर क्या है? उसका इंडिकेटर हमारा है वेट, वेट फॉर एज, दैट इज वेट, वेट फॉर एज, और अंडरवेट है ना, उसको अंडरवेट भी बोलते हैं, अंडरवेट। मतलब कि कोई भी एक एज है, लेट सपोज 2 साल का एज है, 2 इयर्स का एज है, 2 साल बच्चे का वेट लेट सपोज 10 किलो होना चाहिए था, बट 2 साल के बच्चे का वेट जो है वो 8 किलो है। सो इट मीन्स वो जो बच्चा है वो अंडर वेट है, डिक्रीज वेट फॉर एज है। एंड ये क्या बताता है? इट इंडिकेट्स एक्यूट ऑन क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। एंड ये जो है ना, ये जो पैरामीटर है वेट फॉर एज, इट इज यूज फॉर लाइक आंगनवाड़ी वर्कर, जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं ना वो यूज करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर यूज करते हैं। मतलब कि ये आईसीडीएस सिस्टम आपने सुना है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, वहाँ पे ये यूज होता है। एंड ये लाइक जो रूटीन मॉनिटरिंग होती है ना, वहाँ पे भी यही वाला पैरामीटर्स यूज होता है, ठीक है ना, रूटीन मॉनिटरिंग के लिए भी। उसके बाद एक हमारा आता है हाइट फॉर एज, एक आता है हमारा हाइट फॉर एज, एक हमारा आता है हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज। हाइट फॉर एज क्या होता है? हाइट फॉर एज होता है हमारा स्टंटिंग। हाइट फॉर एज का मतलब क्या होता है? स्टंटिंग, स्टंटिंग। और ये क्या बताता है? ये बताता है हमारा स्टंटिंग, मतलब कि लेट सपोज 2 साल के बच्चे का हाइट होना चाहिए था 80 सेंटीमीटर, लेट सपोज 80 सेंटीमीटर होना चाहिए था 2 साल के बच्चे का एज, बट 2 साल के बच्चे का एज जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, मतलब कि वो बच्चा क्या है? स्टंटिंग है, डिक्रीज हाइट फॉर एज है। एंड ये क्या बताता है? ये हमारा बताता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। क्या बताता है ये? क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्लीज ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी ये भी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि क्रोनिक माल न्यूट्रिशन क्या है। ये स्टंटिंग है, अंडरवेट है, या फिर वेस्टिंग है, तो आपको पता होना चाहिए स्टंटिंग इज द साइन ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमें पॉपुलेशन स्टडीज करनी होती है, कहाँ पे यूज करते हैं इसको हम? पॉपुलेशन स्टडीज में। पॉपुलेशन स्टडीज हो गया, पॉपुलेशन स्टडीज हो गया, या फिर हमारा लॉन्ग टर्म जो चीज़ें होती है ना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है ना, उसमें हम ये वाला पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉनिटरिंग में हम ये वाला पैरामीटर यूज करते हैं। एंड थर्ड हमारा होता है वेट, वेट फॉर वेट फॉर हाइट, ठीक है ना। वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट क्या होता है? वेस्टिंग। वेट फॉर हाइट क्या होता है? वेस्टिंग। वेट फॉर हाइट मतलब कि 2 साल के बच्चे का जो वेट है वो 10 किलो होना चाहिए था, बट यहाँ पे बच्चे का जो वेट है वो 6 किलो है। सो बच्चा क्या है? वेस्टिंग है। ये बताता है एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, है ना। ये बेसिकली लाइक हॉस्पिटल में या फिर इमरजेंसी कंडीशन में ये यूज करते हैं, है ना, हॉस्पिटल और इमरजेंसी वगैरह में, ठीक है ना। और एक हमारा होता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जो मैंने आपको सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में बताया था ना, ये यूज करते हैं, जिसमें लाइक शाकिर टेप होता है ना। शाकिर टेप मैंने आपको दिखाया था, उसमें उसमें लाइक 3 कलर होते हैं, रेड होता है, एक हमारा येलो होता है, एक हमारा ग्रीन होता है, ठीक है ना। अगर शाकिर टेप में अगर लेस देन 11.5 आएगा तो वो रेड बताएगा, मतलब कि सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है बच्चा। और अगर वो 11.5, मतलब कि अगर वो 12.5, 11.5 से ज़्यादा और 12.5 के अप्रॉक्स आएगा तो मतलब कि मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। अगर मोर देन 12.5 आएगा तो मतलब कि ग्रीन में है, मतलब कि बच्चा क्या है? नॉर्मल है, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसने क्या बोला है कि विच मेजर इज यूज फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग इन आंगनवाड़ी सेंटर। सो वेट फॉर हाइट करेंगे, या मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस करेंगे, स्किन फोल्ड थिकनेस करेंगे, या फिर वेट फॉर एज करेंगे। तो क्या करेंगे? मैंने क्या बताया कि आंगनवाड़ी सेंटर में, आईसीडीएस में, रूटीन मॉनिटरिंग में हम क्या यूज करते हैं? वेट फॉर एज, अंडर वेट वाला यूज करते हैं। सो आंसर क्या होगा? वेट फॉर एज। आंसर इज डी। आई बस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following muscles should always be avoided for IM injection to prevent the sciatic nerve injury? तो देखो मैंने आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बताया था, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो इंट्रामस्कुलर है वो 4 साइट होता है। फर्स्ट वन इज द डेल्टॉइड साइट जो कि हम यहाँ पे देते हैं, है ना। दूसरा हमारा होता है वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल सबसे सेफर है, मतलब कि पाम जो है हम ग्रेटर ट्रोकेंटर पे रखते हैं और लाइक वी शेप बना के हम दे देते हैं इलियक क्रेस्ट पे ऐसे करके, है ना। ग्लूटियस मीडियस मसल में देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और थर्ड हमारा होता है वेस्टस लेटरालिस साइड जो बेसिकली इन्फेंट्स और चाइल्ड में देते हैं, वेस्टस लेटरालिस साइड। और फोर्थ होता है हमारा डोर्सो ग्लूटियल साइड जो कि लाइक नॉट रिकमेंडेड, जल्दी इसमें इसको हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना शियाटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है एंड जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसको रप्चर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम डोर्सो ग्लूटियल साइड जो है वो हम अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। इंटरमस्कुलर कैसे देते हैं? 90 डिग्री पे देते हैं एंड 2 to 5 ml अप टू वॉल्यूम हम दे सकते हैं। जो सिरिंज है वो 2 to 5 ml की सिरिंज यूज करते हैं और 18 to 23 गेज का नीडल यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब क्वेश्चन बताओ, आप आंसर बताओ क्या होगा। वेंट्रोग्लूटियल होगा, वेस्टस लेटरालिस होगा, डेल्टॉइड होगा कि डोर्सोग्लूटियल होगा? डोर्सोग्लूटियल, क्योंकि डोर्सोग्लूटियल इज नॉट रिकमेंड बिकॉज शियाटिक नर्व डैमेज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोजेज ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड फॉलिक एसिड इन अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनीमिया मुक्त भारत इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अनीमिया मुक्त भारत बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना 6 into 6 है ना। 6 जो है वो बेनिफिशरीज है, 6 लोगों के लिए काम करता है जो अनीमिया मुक्त भारत है। उसमें 6 इंटरवेंशन देते हैं, जो 6 बेनिफिशरीज जो 6 ग्रुप्स है उसके लिए 6 इंटरवेंशन बनाया गया है एंड 6 जो है वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ठीक है ना। सो 6 कौन कौन से 6 जो ग्रुप्स है वो इंक्लूडेड है, सो दैट इज फर्स्ट जो है वो 6 मंथ टू 59 मंथ ऑफ एज। दूसरा जो है वो 5 years to 9 years ओल्ड चिल्ड्रेन। थर्ड कौन है? 10 years to 19 years एडोलेसेंस गर्ल्स एंड बॉयज। एंड फोर्थ कौन है? प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड सिक्स्थ वन इज द रिप्रोडक्टिव एज वुमेन 20 to 45 एज। तो आपको कैसे याद करना है? 6 मंथ to 59 हो गया मतलब 4 साल कंप्लीट हो गया, मतलब है ना। 5 साल से 9 साल, देन 10 साल से 19 साल, देन हमारा 20 साल से लेके 45 years के लोग हो गए और देन फिर प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वुमेन है। ये 6 लोग बेनिफिशरीज है। अब इन 6 लोगों के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, इन 6 लोगों के लिए क्या क्या इंटरवेंशन है, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए अनीमिया बुक भारत का ये जो लोगो है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 में आया था, है ना, इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ने जो हमारे MOHFW है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके थ्रू ये वाला प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2018 में, ठीक है ना। सो उसमें क्या क्या 6 इंटरवेंशन है। फर्स्ट इंटरवेंशन हमारा है, इसमें इंटरवेंशन कहाँ गया, यस दिस इज द इंटरवेंशन। क्या क्या है इंटरवेंशन? प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। डीवॉर्मिंग सेकंड था। थर्ड क्या था? इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैम्प, है ना। सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड इंक्लूडिंग इंश्योरिंग द डिले कोड क्लैंपिंग, है ना, डिले कोड क्लैंपिंग। टेक्सटिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट। तो आपने लाइक सब सेंटर वगैरह पे देखा होगा, तुरंत के तुरंत आपका एनीमिया का पता चल जाता है एंड लाइक आजकल सब जगह ये दिखता है ना, लाइक आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा। जैसे जो हम ब्लड ग्रुप नहीं, क्या बोलते हैं, जो ग्लूकोज चेक करते हैं ना, RBS चेक करते हैं, फट से पता चल जाता है, वैसे ही ये भी पता चल जाता है कि आपका कितना हीमोग्लोबिन है। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है ना। सो लाइक कभी जो राइस वगैरह होते हैं वो भी आयरन फोर्टिफाइड होता है आजकल। एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। मतलब ये सारे इंटरवेंशन क्या था कि जो अनीमिया है उसको कम करना है, तो लाइक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देना, डिवॉर्मिंग का, है ना, डिले कोड क्लैंपिंग हो गया। उसके बाद लाइक कि जो डिजिटल मेथड से फटाफट पता चल जाएगा और जो फोर्टिफाइड फूड वगैरह देना है, ये सारा हमारा 6 इंटरवेंशन था और ये हमारे 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थे, ठीक है ना। सो
क्या क्या था, फर्स्ट हमारा क्या था कि आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, इससे बार बार एमसीक्यू आता है। सो फर्स्ट जो है 6 मंथ टू 59 मंथ वाले एज में हम कितना देंगे आयरन, 20 mg एलिमेंटल आयरन देंगे, और फॉलिक एसिड कितना देंगे, 100 माइक्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देंगे। कितना देंगे, बाई वीकली, वीक में 2 बार देंगे, और ये सिरप के फॉर्म में होता है क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को हम सिरप देंगे ऑफ कोर्स। देन 5 to 9 ईयर्स वाले बच्चों को हम 45 mg हम एलिमेंटल आयरन देंगे, 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देंगे, एंड वीकली जो है वो पिंक कलर का, बच्चे है ना, बच्चे को क्या पसंद होता है, पिंक कलर, तो पिंक कलर का वीकली टैबलेट आता है, ये याद रखना आपको। देन 10 to 19 ईयर्स के बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 60 mg एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, वो भी वीकली देंगे, ब्लू कलर की टैबलेट, आयरन की नीली गोली, ऐसा है ना, ठीक है ना। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होते हैं ना, उसको 60 mg एलिमेंटल आयरन देते हैं, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, वो भी वीकली देते हैं, ठीक है ना। एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी 60 mg एलिमेंटल आयरन हो गया, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, वो भी डेली देते हैं, और रेड कलर के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो मतलब कि बेसिकली आपको ये 6 मंथ टू 59 मंथ वाला अलग है थोड़ा, और 5 to 9 ईयर्स, बाकी सबका सेम सेम ही है, ठीक है ना। सो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, वो 60 mg और 500 माइक्रोग्राम डेली लेगी। कब स्टार्ट करेगी, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि 4th मंथ से वो स्टार्ट करेगी। डेली 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट डेली लेगी फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर से फॉर 180 डेज के लिए, ठीक है ना, 180 डेज प्रेग्नेंट के टाइम। देन जब बेबी डिलीवर हो जाएगा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, 180 डेज के लिए फिर लेगी, मतलब कि 180 प्लस 180 इतना लेगी वो, है ना, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज द प्रोफाइलेक्सिक डोज है, मतलब कि उनको अनीमिया हो या ना हो, ये लेना ही लेना है सारे प्रेग्नेंट वुमेन को, सारे लैक्टेटिंग वुमेन को। बट अगर अनीमिया होता है, मतलब कि थेराप्यूटिक, फिर अगर थेराप्यूटिक अगर एग्जाम में पूछ ले, तो आपको क्या बोलना है, थेराप्यूटिक मतलब कि अगर मॉडरेट अनीमिया हो तो हम कितना देते हैं, 2 देते हैं, 2 आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं फॉर 100 डेज। एंड देन हम चेक करते हैं कि लाइक अनीमिया रिकवर हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं। अगर सीवियर होता है तो लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सुक्रोज, कुछ भी लाइक ऐसे ट्रांसफ्यूजन करते हैं। बट मॉडरेट अनीमिया में हम 2 आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट देते हैं फॉर थेराप्यूटिक। बट प्रोफाइलेक्सिक आपको यही याद करना है, यही वाला, है ना। कुछ ना बोले कि थेराप्यूटिक प्रोफाइलेक्सिस कुछ ना पूछे, तो आपको ये वाला अनीमिया मुक्त भारत में जो है ना, 60 mg 500 माइक्रोग्राम 1 टैबलेट फॉर 180 डेज स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये आपको मार्क करना है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा आयरन फॉलिक एसिड के लिए। एंड डिवॉर्मिंग के लिए क्या है, डिवॉर्मिंग के लिए क्या करते हैं, मतलब कि आयरन फॉलिक एसिड तो चलता चलता रहता है, उसके साथ डिवॉर्मिंग भी करते हैं। डिवॉर्मिंग में क्या करते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं 0 to 12 मंथ के लिए, उनको तो कुछ डिवॉर्मिंग की नीड नहीं होती है। बट आफ्टर 1 ईयर, 12 मंथ to 24 मंथ के जो बच्चे होते हैं, उनको एल्बेंडाजोल देते हैं, 400 mg हाफ टेबलेट देते हैं बाई एनुअल, 1 साल में 2 बार। एंड 24 मंथ to 59 मंथ वाले बच्चों को एल्बेंडाजोल 400 mg 1 टैब देते हैं बाई एनुअली। एंड 5 to 9 ईयर्स के बच्चों को, एडोलेसेंस को, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को एल्बेंडाजोल देते हैं 1 टैब बाई एनुअली। एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उनको 1 टैब 400 mg देते हैं एल्बेंडाजोल एचएस ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। लैक्टेटिंग वुमेन को नीड नहीं होती है, नोट नहीं देते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको ये अनीमिया मुक्त भारत के बारे में याद करना है। तो इन्होंने क्या बोला, द डोजेज ऑफ एलिमेंटल आयरन and folic acid in anemia मुक्त भारत program for pregnant women is 60 mg elemental iron and ये गलत हो गया, 30 mg elemental, ये तो यहीं से गलत हो गया, 100 mg elemental iron and ये भी गलत हो गया, 60 mg elemental iron and 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। तो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। देन when is the वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व, तो ये अब सबको पता होना चाहिए, जब हमारा नॉर्सेट होता है ना, कब होता है, सितंबर में। तो सितंबर में ही वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है, 17 सितंबर को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, ओके, विथ रेस्टलेसनेस, ठीक है, एजिटेशन है, इरिटेबल है, ठीक है। डायरिया में ये सब कुछ होता है, रेस्टलेसनेस होता है, एजिटेशन होता है, इरिटेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इज नॉट इंडिकेटिंग टू सीवियर डिहाइड्रेशन, नॉट, उन्होंने क्या बोला, नॉट, नॉट इंडिकेटिंग।
तो मार्केटली सनकेन आइज, यस ये तो होता ही होता है। रिफिलिंग टाइम मोर देन 2 सेकेंड, मतलब कि कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 2 सेकेंड, वो भी होता है। बल्जिंग फोंटानिल, यूरिन आउटपुट लेस देन, ये भी होता है। सो बल्जिंग फोंटानिल नहीं होगा। अगर जो बच्चा है अगर उसको डायरिया हो रखा है तो डायरिया में बल्जिंग फोंटानिल्स नहीं होता है। आप बताओ बल्जिंग होगा नहीं ना। बल्जिंग फोंटानिल्स कब होता है? जब उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। बच्चा अगर हाइड्रोकेफेलस का होगा तो जो फोंटानिल्स होगा वो बल्ज होगा। बट इन डायरिया, डायरिया में इनफैक्ट जो फोंटानिल्स है वो क्या होगा? सनकिन होगा, सनकिन फोंटानिल्स होगा। तो आंसर क्या होगा? सी। उन्होंने नॉट बोला था ना, नॉट इंडिकेटिंग द, छुप गया नॉट, नॉट इंडिकेटिंग टू सीवियर डिहाइड्रेशन। तो आंसर क्या होगा? बल्जिंग फोंटानिल्स जो है इट इज नॉट इंडिकेटिंग द सीवियर डिहाइड्रेशन। तो आई बस समझ में। तो हम ये इतने क्वेश्चंस आज करते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनीमिया मुक्त भारत, है ना। और ये जो हमारा इंट्राविनस थेरेपी की जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लाइक हमारा फ्लेबाइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, है ना, और इन्फिल्ट्रेशन हो गया, हिमाटोमा हो गया, उसके अलावा हमारा लाइक और भी सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, एयर एम्बोलिज्म हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। ये तो कुछ हमारे लाइक लोकल आपको दिखेगा, बट सिस्टमिक भी में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो एंड दिस इज लाइक वन मोर थिंग, क्या बोलते हैं, सैम, सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने पीडियाट्रिक्स वाले लेक्चर में ये कवर कर रखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो सी, देखो, दिस इज द मंथ फॉर इंटेंसिफाइड रिवीजन एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू एज मच एज पॉसिबल। देखो अभी हमारा लास्ट मंथ बचा है, कुछ टाइम के बाद एग्जाम आने वाला है। तो अभी आपको ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना है? ज्यादा से ज्यादा आपको किस पे फोकस करना है? रिवीजन पे और एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। तो इसके लिए आप कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। कर लिया है देन वेल एंड गुड। वैसे तो कर लेना चाहिए था अभी तक, बट नहीं किया है तो अभी भी आप, आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें से एक ये ऑप्शन है कि आप मिशन हाई नर्सिंग ऐप पे जाकर, लाइक प्ले स्टोर पे आपकी मिशन हाई नर्सिंग ऐप, एक ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करना। उसमें आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, लॉन्ग टेस्ट दे सकते हो, है ना। उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेगी, रैंक का पता चलेगा, ठीक है ना। एंड जो भी आपका डाउट होगा आप अपना डाउट भी वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो बेस्ट, ठीक है। सो बट आपको कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना ही करना है। आपको एमसीक्यू बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, रिवीजन बहुत सारा करना है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लिया छोड़ दिया कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया, उसको बार बार रिवीजन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल, ठीक है ना। इस टाइम आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे। सो दैट्स ऑल, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहो एंड लगे रहो, एंड ऑल द बेस्ट।